चलिए अब चलिए जापान में बॉन्ड यील्ड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहां पर राष्ट्रीय चुनाव से ठीक पहले 30 साल की बॉन्ड यील्ड 3.19% दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जापान में कर्ज महंगा होने की आशंका जताई जा रही है और पहले से ही सुस्ती का सामना कर रही जापान की अर्थव्यवस्था के लिए ये नई चुनौती हो सकती है। सर, क्या कुछ बता रहा है ये बॉन्ड यील्ड का बढ़ता आंकड़ा? शुभम, जब भी लंबे अवधि के 30 साल के बॉन्ड्स की बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो ये दो संकेत देती। एक संकेत ये देती है कि निवेशकों को इस बात में भरोसा नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक स्थिर बनी रह पाएगी और इसलिए वो सरकार को महंगा कर्ज देने का वादा करते हैं या देने की पेशकश करते हैं, जबकि लॉन्गर यील्ड के या लॉन्गर टर्म के बॉन्ड होते हैं उन पर आमतौर पर कर्ज दर कम रखी जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह कि उनको इस बात की संभावना बनती दिखाई देती है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई की चुनौती आने वाले समय में बढ़ेगी और ये दोनों चीजें जापान की अर्थव्यवस्था में दिख रही हैं। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद पूरी तरह बढ़ा हुआ है, कोई समझौता नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था में वैसे भी दबाव बना हुआ है। टैरिफ के कारण जापान के जो प्रमुख उद्योग हैं उनकी उत्पादन लागत बढ़ेगी और उनके लिए अमेरिका का बाजार मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ इंपोर्ट्स बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी हुई है। चावल के आयात के कारण अमेरिका में महंगाई की दर में जापान में अमेरिका में महंगाई की दर में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो जापान की अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाल रहे हैं और ये इसलिए पूरी दुनिया के बाजार में सनसनी है कि जापान की बॉन्ड यील्ड 30 साल के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। बैंक ऑफ जापान को इसमें किसी तरह से दखल देना पड़ेगा और ये पिछले 2 महीने में दूसरा मौका है जब जापान की बॉन्ड यील्ड को लेकर इस तरीके के खतरे के अलार्म या सायरन बजे हैं। खाद्य महंगाई में आई कमी की वजह से जून में जो रिटेल महंगाई है वो 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। जून में रिटेल महंगाई 2.1% दर्ज की गई, जो जनवरी 2019 के बाद अब तक का सबसे निचला स्तर है। जून में खाद्य महंगाई दर नेगेटिव जोन में चली गई। उधर सब्जियों की कीमत घटने की वजह से जून के दौरान थोक महंगाई दर भी नेगेटिव जोन में दर्ज की गई। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को अगर आप छोड़ दीजिए तो जून में अधिकतर कैटेगरी में थोक महंगाई दर नेगेटिव जोन में है। तो क्या सर, अगर इन आंकड़ों को अंदर से टटोला जाए, भीतर इनके उतरा जाए, क्या कुछ तस्वीर आपको उधर उभरती दिख रही है? आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए अगर महंगाई को, तो इसमें बहुत सारे ट्रेंड निकलते दिख रहे हैं जिनको हम अलग अलग तरह से देश के अलग अलग वर्गों पर और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं अगर हम डेटा पॉइंट के माध्यम से देखें तो जून में जो खुदरा मुद्रास्फीति थी वो अब 6 साल के निचले स्तर पर आ गई, 2.1% के आसपास आ गई, जो कि पिछले साल 2.82 थी और उससे पहले 5.8% थी। इस हिसाब से आपको बड़ी गिरावट दिख रही है। लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक हो गई है, यानी माइनस में पहुंच गई है और यह बेहद सरप्राइजिंग है क्योंकि ऐसा रिटेल मार्केट में कहीं नहीं दिख रहा। खाद्य महंगाई का इस स्तर तक पहुंचना और खाने पीने की चीज़ों के सामान की कीमतें बाजार में बिल्कुल एक दूसरे से डाइवर्जेंट दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों में दालें, अनाज और दूध की कीमतें घटने का असर दिखाई दे रहा है। कोर मुद्रास्फीति स्थिर है लेकिन मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़त है। खाद्य मुद्रास्फीति को और एक दूसरे संदर्भ में हम थोक महंगाई के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। थोक महंगाई को अगर करीब से देखें तो जून में नकारात्मक है, नेगेटिव है, यानी सीधे सीधे डिफ्लेशनरी है। अगर आप इसे माने कि भारत की थोक महंगाई दर डिफ्लेशन का संकेत दे रही। जून पिछले साल 3 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये डिफ्लेशन की स्थिति में। अगर सबसे ज़्यादा कमी सब्जियों की कीमतों में दिखाई दे रही है, उसके बाद ईंधन में, बिजली में और जो मैन्युफैक्चर्ड उत्पाद हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमी दिख रही है। इसमें भी ईंधन और बिजली की मांग में हमें बड़ी कमी दिखाई दे रही है। मासिक आधार पर प्राइमरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में थोड़ी सी बढ़त दिख रही है। जो सबसे बड़ा अंतर और विरोधाभास है इन आंकड़ों को करीब से समझने के लिए वो ये है कि दोनों मुद्रास्फीति घटी हैं लेकिन WPI डिफ्लेशन में चली गई और ये डिफ्लेशन बताती है कि खासतौर से WTI में खाद्य की कीमतें CPI से ज्यादा घटी हैं। थोड़ा महीन मामला है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर किसानों से जुड़ा हुआ है। खुदरा महंगाई में खाद्य की कीमतों में जितनी गिरावट आई है उससे ज़्यादा थोक महंगाई में गिरावट आई है। यानी किसानों को फार्म गेट प्राइस जिसको हम कहें अगर अंग्रेजी में, तो किसानों को जो मूल्य मिल रहा है और जो उपभोक्ताओं को मूल्य मिल रहा है उसका अंतर हमें खाद्य महंगाई में दिखता है। हालांकि रिटेल महंगाई भी जो हमें दिख रही है CPI में और जो कंजम्पशन के लेवल की महंगाई, जो बाजार में महंगाई, जो स्ट्रीट की इन्फ्लेशन है या जो शॉप की इन्फ्लेशन है, उसमें भी हमें बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।
दूसरा, हेडलाइन मुद्रास्फीति बहुत कम है, लेकिन कोर मुद्रास्फीति में हमें बढ़ोतरी दिख रही है खाद्य और ईंधन की, लेकिन खाद्य और ईंधन की मांग में हमें तेज कमी दिखाई दे रही है। ये मोटा आंकड़ा है जो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की भीतरी परिस्थिति के बारे में कुछ जानकारी देता है और कुछ थोड़ा सा असंगतियां बताता है। सर, दूसरी चीज, महंगाई के आंकड़ों को दूसरी तरफ से अगर टटोलें तो खपत और मांग की ये कैसी तस्वीर दे रहा है? क्या वहां आपको लग रहा है कि कमी का संकेत है? हाँ, अगर इन आंकड़ों को और भीतर से खोला जाए, क्योंकि महंगाई के आंकड़े, मुद्रास्फीति के आंकड़े डिमांड का भी संकेत होते हैं और आधार होते हैं, और उसको अगर करीब से देखा जाए तो कुछ और आंकड़े आप एक क्रम में देखें तो आपको दिखाई देगा। भारत में कंजम्पशन की डिमांड में जो गिरावट आई है उसके कुछ और आंकड़े हैं जिनको ये महंगाई का आंकड़ा जिनकी पुष्टि करता है, जिनके साथ खड़ा होता है। जैसे जीएसटी के संग्रह की वृद्धि दर 6.2% रही, 4 साल में सबसे कम। कारों की बिक्री करीब करीब 6% कम हुई। यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें गिरावट आई है और मंथली आधार पर गिरावट आई है। और मानसून की वजह मान सकते हैं कि ईंधन की मांग में हमें तेज कमी दिखाई दी है। इसके बीच में अगर आप नकारात्मक डब्ल्यूपीआई और खाद्य मुद्रास्फीति को भी नकारात्मक मान लें डब्ल्यूपीआई के स्तर पर और खुदरा महंगाई या रिटेल महंगाई के स्तर पर, तो ये फिर कम मांग का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन सारे फैक्टर्स को अगर एक साथ देखा जाए तो भारतीय बाजार में डिमांड की, मांग की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें पिछले साल का बेस इफेक्ट भी दिखता है। आमतौर पर कह सकते हैं कि मानसून के दौरान मांग में कमी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप ये एक चार्ट आप अपने सामने देखें और इन सारे आंकड़ों को एक क्रम से देखें, सीपीआई 6 साल का सबसे निचला स्तर, खाद्य सीपीआई करीब करीब 0.9%, डब्ल्यूपीआई लगभग डिफ्लेशन में चला जाना, जीएसटी, कार, ईंधन, इनको देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस दौरान, मानसून के इस पिछले महीने के दौरान मांग की कमी से और मांग सिकुड़ने से जूझ रही है। आंकड़ा अगर ये ट्रेंड अगर आने वाले दिनों में और ज़्यादा, अगले वाले महीनों में और ज़्यादा मजबूत होता है तो फिर हमें इसका असर व्यापक जीडीपी पर और खपत पर भी दिखाई देगा।